जीवन साथी शादी वाले दिन मेरी पत्नी घर से भाग गए थे। रिश्तेदार मजाक न उड़ाए, इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से करा दी। लेकिन मैं यह शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि वह अभी बहुत छोटी बच्ची थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मुझसे बड़े दो भाई और दो बहनें थीं। वह सब शादीशुदा थे। मैं सबका लाडला था। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मेरे मुंह से बात निकली ही नहीं, उससे पहले पूरी हो जाती थी। हमारा घर एक खुशहाल घर था। एक दूसरे का ख्याल रखना, सम्मान देना, एक दूसरे के काम आना हमारे घर की परंपरा थी। मेरी माँ ज़रा पुराने ख्याल की मालकिन थी। हम अपने ख़ानदान और आस पड़ोस की बातों को ज़्यादा अहमियत दिया करती थी। मेरी माँ का शुमार ज़्यादातर उन लोगों में होता था जो हमेशा हर काम में एक बात रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उनके इस जुमले से हम बहुत परेशान हो गए थे। मेरी माँ को हमारी परवाह नहीं होती थी, बल्कि लोगों की ज़्यादा होती थी कि ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस हर जगह मेरी माँ को अपनी इज्जत और लोग क्या कहेंगे, बस यही दिखाई देता था। कभी कभी तो पापा भी चिढ़ जाते थे। पापा कहते कि अरे वही कहने दो, लोगों को जो कहते हैं, किस बात की इतनी चिंता करते हो। लोग भले ही कुछ सोचते भी ना हो, मगर मेरी माँ का एक प्रकार का वही रट्टा रटा सेंटेंस जो सबको चिढ़ाने के लिए काफ़ी होता। कभी कभी हालात ऐसे होते कि खुशियाँ का पता ही नहीं चलता कि खुशियाँ क्या होती हैं। सही कहा है किसी ने, ज़िंदगी बड़ा इम्तिहान उसी का लेती हैं जो सबसे लाडला होता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, बानी भी उस कॉलोनी में रहती थी। वह जब भी कॉलेज जाती तो मैं रास्ते में आते जाते उसे देखा करता था और मुश्किल से अपने दिल को संभाल पाता था। मगर हमें पता कहाँ होता है कि हमारी ज़िंदगी में कब कौन आ जाता है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही हाल मेरा भी हुआ था। बानी इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे एक नज़र देखे तो दोबारा हर किसी को देखने का मन करे। वह किसी परी से कम नहीं थी। मैं अपनी पढ़ाई में से फ्री हो चुका था और नौकरी नहीं मिलने की वजह से ज़्यादातर मोहल्ले में इधर उधर चला जाता था। एक दिन बानी कॉलेज के लिए निकली। मैंने रास्ते में रोका और सोचा इससे बात करके देखता हूँ क्या कहती है, लेकिन मेरी इस हरकत से वह बहुत घबरा गई। मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा कि आकाश आजकल दिखाई नहीं देता। उसकी घबराहट देखकर मेरी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी वजह से वह कितनी परेशान हो गई थी। हालांकि उस दिन मेरा पक्का इरादा था कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। इधर मेरी माँ मुझे नौकरी तलाश करने पर जोर डाल रही थी। उनकी एक ही रट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तुम्हारी भी शादी कर सकूं, और मैं अभी यह सब नहीं चाहता था। मेरे सभी दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, इंसान बस पत्नी और बच्चों में फंस कर रह जाता है, फिर सारी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। ज़िंदगी के मज़े तो बस शादी से पहले ही होते हैं, बाद में तो बस सज़ा होती है। मुझे भी अंदाज़ा था कि शादी के बाद इंसान कितनी परेशान रहता है। मैंने खुद देखा था क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे, किसी तरह से पत्नी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे। खैर शादी तो करनी ही थी, ज़िंदगी अकेले नहीं कटती। मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मेरा सपना तो बानी की पढ़ाई पूरी हो जाए तो माँ को अपनी पसंद बताकर उसका हाथ मांग लूँगा। अभी माँ को कुछ बताने की हिम्मत नहीं होती थी। मैं सोचता था कि तब तक बानी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी। मैं रोज़ फाइल्स उठाकर अलग अलग कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चला जाता। इन जगहों पर मेरे जैसे और भी ना जाने कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपने सजाए बैठे थे। इतने सारे लोगों में
से किसी एक की किस्मत जागती और वह भगवान को धन्यवाद करके खुशी चला जाता। बाकी सब मुँह लटकाकर अपनी अपनी फ़ाइल बैग में डालकर किसी और जगह किस्मत आज़माने निकल जाते। यह तो रोज़ का रूटीन बन चुका था। अपनी फ़ाइल लिए कंपनी में जाना और फिर मुँह लटकाकर वापस आना। यह सब मेरे साथ ही नहीं होता था, बल्कि सभी लड़कों के साथ ऐसा ही होता था। मैं अपनी वानी को आते जाते देखता तो ठंडी आह भरता कि कब मेरी नौकरी लगेगी और कब मैं वानी से शादी करूँगा। वानी के घर के करीब मेरे मोहल्ले का एक लड़का रहता था। उसका नाम समीर था। उससे मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, बस ऐसे ही हाय हेलो हो जाती थी। कभी कभी क्रिकेट टीम में होने की वजह से हमारी मुलाकात हो जाती थी। वह भी आजकल नौकरी की तलाश में था। उसकी भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अक्सर मैंने नोट किया कि वह लड़का भी वानी को उसी नज़र से देखता था जिस नज़र से मैं देखता था। मैंने सोचा हो सकता है कि मेरा वहम हो या फिर वैसे ही सब लड़कों की ऐसी ही आदत होती लड़कियों को ताकते रहना, इसलिए यह भी ऐसा ही देखता होगा। मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब वानी वहाँ से गुजर रही थी तो लड़का उसे देख रहा था और वानी भी मुस्कुरा कर देख रही थी। एक दो बार तो मैंने ऐसे ही नोटिस किया, फिर मैंने ध्यान से देखना शुरू किया तो पता चला कि सच में दोनों की आंखें चार होते ही हल्का सा मुस्कुरा देते थे। मेरे लिए यह बहुत ही तकलीफ़ देने वाली बात थी, लेकिन मैं बेबस था, कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वानी से मेरा कोई संबंध नहीं था। मैं किसी रिश्ते के आधार पर वानी को उस लड़के के करीब जाने से रोकता। मैं तो बस घर जाकर कमरे में पड़ा रहता और प्लानिंग करता रहता कि किस तरह वानी को अपना दिल का हाल के बारे में बता दूं और उस लड़के से पीछा छुड़ा दूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक तो नौकरी की समस्या और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत जो मुझसे दूर जाते दिखाई दे रही थी। मेरी परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। मेरे घर वाले भी मेरे से पूछते कि तुम इतना परेशान क्यों रहते हो, जो बात है वह बताओ। तो मैं नौकरी का नाम लेकर टाल देता कि नौकरी नहीं मिल रही इसलिए परेशान हूँ। आखिर एक दिन मेरी बड़ी भाभी मेरे कमरे में आई। उसने मुझे खूब दिलासा दिया और मुझे दिल की बात कहने पर राज़ी कर ही लिया और फिर मैंने भी उसके सामने वानी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं वानी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिल रही, नहीं तो अब तक मैं वानी को मेरे घर ले आता। भाभी ने मेरी हिम्मत बंधाई, मुझे हौसला दिया कि परेशान मत हो, जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तब हम सबसे पहले यही काम करेंगे, तुम्हारा रिश्ता लेकर वानी के घर जाएंगे। अब मैं दिल जान से नौकरी की तलाश में निकलता और फिर भगवान की कृपा हुई कि एक जगह मुझे नौकरी मिल गई। नौकरी अच्छी थी, मुझे बहुत सुकून मिला। घर वाले भी बहुत खुश हुए। अपनी खुशी मैं वानी को भी शामिल करना चाहता था। मैंने सोचा भाभी को कहूँगा कि मेरे साथ वानी के घर चलो। वानी और उसकी मम्मी को भी यह खुशी दे और इशारों में उन्हें बताए कि हम वानी से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। पहले तो भाभी ने मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मान गई और फिर छत पर जाकर मैंने ठंडी सांस ली। इस दौरान मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पर खड़े उस लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल से वानी से सेट था। मेरी सांस वहीं की वहीं रुक गई। मेरी आंखों में नफ़रत और दिमाग में गुस्से की आंधियाँ चलने लगीं क्योंकि वह इशारों में वानी से कुछ बातें कर रहा था। वानी भी नज़र मुझ पर पड़ते ही वह कमरे में चली गई। मुझे उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन बड़बड़ाता रहा, मैं इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वह लड़का भी नीचे उतर आया। फिर मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा चला जाए, मुझे कोई कदम उठाना ही होगा। मैं यह सोचता हुआ
जल्दी से नीचे आ गया। सबने मिलकर खाना खाया। फिर मैंने भाभी को सारी बात बताई और फिर भाभी ने कहा, मम्मी से भी सारी बात करो, उन्हें इस रिश्ते के लिए तैयार करो। मैं जल्द से जल्द यह शादी करना चाहता हूँ। भाभी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि आज तो मम्मी जी को तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगे। भाभी ने कहा, उस लड़के को इग्नोर करो। मैंने उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश की, मगर मैं अंदर ही अंदर डर रहा था, कहीं वह लड़का मुझसे पहले ही मेरी वानी को ना ले उड़े। खैर, मेरी चिंता देखकर भाभी ने मम्मी को सारी बात बताई। पहले तो मम्मी नहीं मानी। नहीं, अभी अभी तो नौकरी लगी है, वैसे ही मौलेदार है, बातें ना बना ले, लोग क्या कहेंगे कि ज़रूर लड़का और लड़की पहले से सेट थे। लेकिन किसी तरह भाभी ने मम्मी को तैयार कर ही लिया और फिर मम्मी और भाभी मेरा रिश्ता लेकर बानी के घर गई। मैं पीछे से भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान करे बानी की मम्मी इस रिश्ते से के लिए राज़ी हो जाए। 2-3 घंटों बाद मम्मी और भाभी वापस आई। मैं तुरंत उनके पास गया तो मुझे देखकर बताएंगे कि कोई खुशखबरी है या नहीं, पर मुझे देखकर वह दोनों अंदर चली गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरा दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। मुझे लगा बात नहीं बनी। मैं यह सोचते हुए उनके पीछे अंदर चला गया और मम्मी और भाभी के चेहरे को गौर से देखने लगा। वह दोनों पहले नीचे मुँह करके बैठी रही और फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगी। मैं हैरान और परेशान उनको 2 मिनट तक उनके चेहरे की तरफ देखता रहा। फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे बताया कि वह इस रिश्ते के लिए राज़ी है। वानी की मम्मी को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। मैं खुशी से चीख पड़ा और भाभी ने कहा, हाँ भाई, खुशी हो जाओ, समझो तुम्हारा काम हो गया। इतने में बाकी घर वाले भी आ गए। सब ने मुझे बधाई दी। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं खुश कैसे ना होता, मेरी पसंद मुझे मिलने वाली थी। पर दिल में ख्याल यह भी था कि वानी को तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं चुपके से भाभी से पूछा कि उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं, क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। भाभी ने कहा, जाहिर सी बात है कि वानी की बानी की मर्ज़ी के बिना तो यह रिश्ता तय नहीं किया होगा। और फिर बानी भी चाय लेकर आई थी और जब उसकी मम्मी ने इस रिश्ते की बधाई दी तो वह चुप रही, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मतलब माँ बेटी के बीच ज़रूर बातचीत हो चुकी है और आंटी ने उससे पूछ कर ही हाँ की होगी। यह सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई किला जीत लिया हो, सामने वाले लड़के से बाजी मार ली हो। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब बातें करने लगे थे कि कब शादी का दिन रखेंगे, शादी में ये करेंगे वो करेंगे, और साथ ही साथ मुझे छेड़ भी रहे थे। घर में एक हंगामा सा मच गया था। खैर, मैं अगली सुबह तैयार होकर ऑफिस चला गया। जाते हुए बानी के दरवाजे पर नज़र डाली कि शायद वह नज़र आ जाए। मैं उसकी मर्ज़ी जानना चाहता था। मैं अपने कानों से उससे हाँ सुनना चाहता था, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आई। दिन गुजरते जा रहे थे। फिर एक दिन सब ने कहा कि बानी की माँ से शादी की तारीख मांग ली जाए। मामला यूँ लटकाए रखना ठीक नहीं है। अब सब ने फैसला किया कि आज शाम मम्मी और दोनों भाभी बानी के घर जाएंगे, शादी की तारीख तय कर आएंगे। भाभी ने उनकी मम्मी को फ़ोन करके बताया कि आज शाम को हम आपके घर आ रहे हैं शादी की बात करने के लिए। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था। सभी बहुत खुश थे। शाम को मम्मी और दोनों भाभी बानी के घर शादी की बात करने चली गई। हम सबको इंतज़ार था कि कब वह वापस आएंगे और पता चलेगा कि शादी की डेट कब की तय की गई है। फिर हम भी वैसे ही तैयारी शुरू करेंगे। मुझे बहुत बेचैनी हो गई थी। 3 घंटे बाद मम्मी और भाभियाँ घर वापस आई। हम सब उनके आसपास जमा हो गए। पता चला कि 2 महीने बाद की तारीख तय हो गई है। सब ने एक दूसरे को बधाई दी। मैं उस दिन बहुत खुश था। बाकी घर वाले भी सभी खुश थे। शॉपिंग की तैयारी शुरू हो गई थी। अब मैं
भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था। मैंने अपना पूरा ध्यान अपनी जॉब पर दिया। मैं चाहता था कि शादी तक अपने बॉस का दिल जीत सकूं। उस दिन के बाद से मुझे बानी कभी नज़र नहीं आई। बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा, लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे। दिन तेज़ी से गुजरते जा रहे थे। घर में हलचल मची हुई थी। समय का गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था। भाभियाँ और बहनें दोपहर तक शॉपिंग करती और रात को ढोलक लेकर बैठ जाती। मुझे बीच में बिठाकर खूब गाना बजाए जाते। सब खुशियाँ में मगन थे। मेहंदी वाले दिन मेरे हाथों में मेहंदी लगाई गई। गाना और मेहंदी खूब रौनक लाई। सुबह मुझे दूल्हा बनाना था। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था जब मम्मी की डांट खाने के बाद सब लेटे हुए थे ताकि सुबह के फंक्शन के लिए तैयारी के लिए फिर से ताज़ा दम हो सके। सब लोग सुबह जल्दी उठ गए और बारात की तैयारी करने लगे। मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहर निकल आया बानी के घर की तरफ जाकर, लेकिन पता नहीं वहाँ तो बहुत ही खामोशी थी। 3-4 दिन पहले तो वहाँ भी बहुत रौनक थी, लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों। मैंने भाभी से कहा कि जाकर पता करें। सब तैयारी है, पर भाभी ने मना कर दिया। कुछ देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, ज़्यादा उतावले मत बनो। लेकिन मैंने भी जिद करके बानी के घर भेज दिया। मेरी जिद को देखते हुए भाभी चली गई। थोड़ी देर बाद भाभी वापस आई तो भाभी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी, जैसे जिस खुशी से वह गई थी वापस आए तो उनके चेहरे पर वह खुशी नहीं थी। मम्मी उनका कंधा पकड़कर पूछ रही थी, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैं भी भाभी के पास पहुंच गया तो मैंने कहा, भाभी सब ठीक तो है ना। भाभी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी। मम्मी ने फिर से उससे खामोशी का कारण पूछा तो वह धीरे से बोली, मम्मी जी, जब मैं लड़की वाले के घर गई तो वानी की मम्मी रो रही थी। घर में सब बहुत परेशान थे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पहले तो मुझे लगा कि बेटी की विदाई से बहुत परेशान है। जब मैं दिलासा दिए तो वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी आप यह क्या कर रहे हैं। भगवान के लिए आप कुछ बताइए, आखिर बात क्या है। तब वह काँपती आवाज़ में बोली कि वानी शादी से खुश नहीं है, कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर उसके पापा ने समझाया था कि अभी नहीं तो जब भी करनी तो है, और फिर रिश्ता अच्छा है, देखे वाले लोग हैं, फिर शादी करने में क्या दिक्कत है। फिर वह खामोश हो गई। हम समझे कि वह शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तैयार कर लेगी, लेकिन पता नहीं रात को जाने वह कब घर से चली गई। हमारे मुंह पर कलंक लगाकर आप लोग हमें माफ़ कर दें, यह कहकर वह बेहोश हो गई। उनकी बहन ने पानी की छींटे मारे तो वह होश में आई तो उनके हालात बहुत ख़राब थे। भाभी ने मुंह से इतना सुन कि मेरी मम्मी सोफ़े पर गिर गई और मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन निकल चुकी थी। भाभी की बताई कहानी सुनकर और ऊपर से मम्मी के हालात देखकर मैं परेशान हो गया। हे भगवान, यह सब मेरे साथ क्यों। मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। सब ने मम्मी को उठाया, बेड पर बिठाया, पानी पिलाया। जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशहाली नाच रही थी, अब वहाँ गम में सभी मंडराने लगे और मैं अपने कमरे में जाकर सिर पकड़ कर बैठ गया। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले ही मना कर देती हूँ, सबके सामने रुसवा तो ना करती। अब क्या होगा। सारे मेहमान आ चुके हैं, पंडित जी भी तैयार बैठे हैं, बारात जाने के लिए तैयार बैठी है। यार दोस्त हौसला दे रहे थे, लेकिन दिल को किसी भी तरह का दिलासा नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद मम्मी कमरे में आई और उन्हें देखकर मैं खड़ा हो गया। मैं मुश्किल में अपनी आंसू रोक के मम्मी ने मुझे सीने से लगा, फिर मेरे आंसू खुद चले गए। मम्मी ने मुझे बेड पर अपने पास बिठाया और बोली कि बेटा, जो भगवान की मर्ज़ी होती है वही होता है, उनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। वानी तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थी। मम्मी ने मुझे बहुत हौसला दिया, लेकिन इस समस्या का जो समाधान बताया
उसे सुनकर मेरी सर घूम गया। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मम्मी ने कहा, देखो बेटा, सब मेहमान आ चुके हैं। अगर अब शादी नहीं हुई तो तमाशा बन जाएगा, हमारी इज़्ज़त सरेआम उछल जाएगी। और अपने घर की इज़्ज़त बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी रिया से शादी कर लो। सबका मुँह बंद करने का बस एक यही रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। या तो लोगों के सामने अपनी माँ का तमाशा बनवा लो या मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो। लेकिन मम्मी, यह तो अभी बहुत छोटी सी है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने मम्मी से विनती भरे शब्द में कहा, किस बात का टाइम? तुम्हारी पसंद और पर हम सब ने सिर झुका दिया था तुम्हारे कहने पर। उसके घर रिश्ता लेकर चले गए थे। तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं किया। अब अगर भगवान को मंजूर नहीं तो भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान की मर्ज़ी पर अपना सर झुका दो और मेरी बात मान लो। उस लड़की से शादी कर लो। हमें तो तुम्हारी बात मानी थी ना, लेकिन उस लड़की ने अपने माँ बाप की इज्जत का भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया, तो अब उसके बारे में सोचकर बेवकूफ़ी है। जो अपने सगे माँ बाप की नहीं हुई हो सकी, वह किसी और की क्या होगी। बस अब मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैंने तुम्हारे भाइयों को बोल दिया है कि वह होटल में इंतज़ाम करने चले गए हैं और अब अगर तुमने मना कर दिया तो मेरा मरा मुँह देखोगे। मम्मी यह कहकर रोने लगी। नहीं 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 मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मत करो। भगवान आपको मेरी भी उम्र दे दे। आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं है। आप पर मेरी हर खुशी कुर्बान है। मैं तड़प कर अपनी माँ के कदमों में बैठ गया और कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने अपना सर माँ की गोद में रख दिया और मम्मी ने मेरे हाथों में सर रख दिया और बोली, एक धोखेबाज लड़की के पीछे खुद को बर्बाद मत करो। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, किसी के पीछे ज़िंदगी रुकी नहीं रहती। अगर उसने तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं की तो तुम भी सब कुछ भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरी भाभी और बहनें ने बात को संभाल ली और मुझे बुझे हुए चेहरे के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुंचा। सजी हुई गाड़ी अब मुझे वीरान लग रही थी। खैर, मेरी शादी हो रही थी, कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस मेरी माँ को दिया हुआ वादा निभा रहा था। अपनी सोच में इतना गुम था कि पता नहीं चला कब दुल्हन लेकर मैं वापस आ गया और मुझे यह सब एक भयानक सपना लग रहा था। यह सब एक रस्म निभाई गई। लोगों ने मुँह बंद रखने के लिए, फिर यूँ कहे अपनी इज्जत बचाने के लिए मजबूरी में यह शादी हुई। मैं सोफ़े पर किसी लाश की तरह गिर गया। सब मेरे हालात को अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस इंसान की होने वाली पत्नी घर से भाग जाए, उसकी तो जो बेइज्जती होती है वह शायद कोई समझ पाए। ऐसा लगता है कि हर देखने वाले की नज़र उस आदमी पर हंस रही है। मैं सर पकड़कर अपने ख्यालों में बैठा था। उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ और मैं पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ मेरी माँ का हाथ था। माँ ने कहा कि बेटा, कुछ खा लो। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। मम्मी को मेरे हालात का अंदाज़ा था। उन्होंने बताया कि मैं भूखा हूँ। माँ भी भगवान का दिया हुआ क्या तोहफ़ा होती है, कुछ कहे बिना सब कुछ समझ लेती है। मम्मी ने फिर कहा, उठो बेटा, खाना खा लो। मैंने कहा, मम्मी मुझे भूख नहीं है, लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती की तो उसने उनके खातिर थोड़ा सा खा लिया। भाभी ने कहा, जाओ अब अपने कमरे में। मैंने दया भरी नज़रों से उनकी तरफ देखा कि प्लीज़ अब तो मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती मत करो। मेरी आंखों में बेबसी के आंसू चमकने लगे थे। भाभी ने मुझे समझाया कि बुरी बात है, अब यह तुम्हारी पत्नी है कि उसकी ज़िम्मेदारी उठाना अब तुम्हारा फ़र्ज़ है। तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो, लेकिन उसके लिए तो यह सपनों भरी रात है। आज की रात के लिए उसने भी ना जाने कितने सपने सजाए होंगे। मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल दिया। वह कमरे जिसमें
रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था। अपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था। अपने कमरे के अलावा मुझे कहीं नींद भी नहीं आती थी। आज वही कमरा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कमरा कोई अंधेरी गुफ़ा हो। वह कमरा मुझे अजनबी लग रहा था। उस कमरे में जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करता, मजबूरन जाना पड़ा। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरी नज़र उठाकर देखा कि हिम्मत नहीं हो रही थी। थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे से नज़र नहीं उठ रही थी। दिल पर एक बोझ था। सामने बेड पर जो दुल्हन बैठी हुई थी, उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था। भला ही मैं उसे कैसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता। कल तक मेरे दिल में कोई और थी और किसी और को लेकर मैं अपने सपने सजा रहा था। आज अचानक सब कुछ बदल चुका था। फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझे उम्र में बहुत ज़्यादा छोटी थी। मैं उसे अपनी पत्नी का साथ कैसे दे सकता था। मैंने जूते साइड रखकर अपनी शेरवानी उतारने लगा और फिर ऐसे ही एक निगाह अपनी दुल्हन की तरफ ले गई। लेकिन वह देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वह बेड पर मज़े से सो रही थी। सोते हुए वह बहुत ही मासूम बच्ची लग रही थी। मैं सोचने लगा, यह जुल्म नहीं तो फिर क्या है। मेरे घर वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या यह मेरी पत्नी बनकर रह सकती है? क्या मैं इसे अपनी पत्नी का साथ दे सकूँगा? क्या यह पत्नी होने का मतलब भी समझती है? पत्नी होने का क्या हक़ होता है? क्या यह पूरा कर पाएगी? हे भगवान, मेरे घर वालों ने यह क्या कर दिया है? उस लड़की को देखते देखते यह सोच रहा था और मैं धीरे से अपने बेड पर आया और एक तरफ फिर को लेट गया ताकि उसकी नींद ख़राब ना हो। पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और मैं सो गया। और जब आँख खुली तो ऐसा लगा जैसे अभी आँख लगी है और अभी खुल गई, जैसे सूरज बहुत जल्दी निकल आया हो। करवट बदली तो चौंक कर एकदम सीधा होकर बैठ गया, क्योंकि मेरी ज़बरदस्ती की पत्नी मेरे पास बैठी हुई मुस्कुरा कर देख रही थी। मुझे अचानक इस तरह से चौंकता देखकर वह खुलकर हंस पड़ी कि आप तो डर गए। मैंने कहा, नहीं नहीं, डरना किस बात का है। मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा कि वह कहने लगी कि आप रात को बहुत देर से कमरे में आए थे। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा कि मैं उसकी इस हरकत से एकदम से चौंक गया। मेरे माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगी। मैं जैसे छोटा सा मासूम समझ रहा था, वह इतनी मासूम नहीं थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी देर हो गई थी। मैंने उसका हाथ छुड़ा लिया और फिर मैं बोला कि तुम सो रही थी। उसने कहा, हाँ, मुझे जल्दी नींद आ जाती है, आप मुझे उठा देते। उसने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं उसकी इस बात पर हैरान रह गया। मैंने कहा कि नहीं, मैं भी थका हुआ था। मैं जल्दी से उठकर फ्रेश होने चला गया। मेरे इस कमरे में रुकने के लिए एक मिनट भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जैसे ही तैयार होकर बाहर जाने लगा, वह बोलने लगी, आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। यह कहकर मैं टीवी रूम में सोफ़े पर जाकर बैठ गया और छत पर घूमते हुए सोचने लगा कि यह मेरे साथ क्या हो गया। फिर मेरा ध्यान बानी की तरफ गया। क्या बानी उस सामने वाले लड़के को पसंद करती थी? क्या वह उस लड़के के साथ भाग गई? मैंने देखा घर में अभी सब सो रहे हैं और मम्मी अपनी चाय बनाकर अपने कमरे में चली गई। आराम से उठकर बाहर निकल आया। बानी के घर की तरफ देखने की इच्छा अब मर चुकी थी। हाँ, मैं उस लड़के का पता करना चाहता था। एक तरफ कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा, सामने वाले घर में जाओ और समीर को बुलाकर लाओ। वह बच्चा मेरी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन मैंने कुछ सोचकर उस बच्चे को रोक दिया। वह खुद ही समीर के घर की तरफ भड़क गया और फिर मैंने उसके घर का दरवाज़ा बजाया 3-4 बार। ऐसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया। ना जाने वह उसके पापा थे और या ना जाने कोई भाई, एक मोहल्ले में रहते थे। तो इतना तो पता होता है। मैंने कहा, मैं समीर के दफ़्तर में काम करता हूँ, कुछ काम था दफ़्तर में, मिला नहीं। कहाँ है? मैंने देखा वह आदमी जो कोई भी था, समीर का मामा चाचा जो कोई था, उसके चेहरे पर घबराहट थी। वह कहने लगा, समीर दरअसल किसी काम से बाहर गया है। कोई ज़रूरी काम था क्या? मैंने कहा, हाँ, मुझे ज़रूरी काम था। कब तक आएगा? मैं सर को बता दूंगा। वह आदमी कहने लगा कि अभी तो कुछ नहीं पता कि वह कब तक आएगा। फिर यह कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन मैं
वहाँ से हटा नहीं। मैं दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी, कोई कह रहा था कि अब उसके दफ्तर से भी पूछने के लिए लोग आने लगे हैं। कल मोहल्ले वाले को पता चलेगा हमारा बेटा के कारनामा, हम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कमबख्त पहले बता देता तो इज्जत से उसका रिश्ता मांग लेते। उस लड़की के घर वाले के मुंह पर भी कलंक लगा दी और हम भी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं खड़ा यह सब बातें सुन रहा था। मेरा शक यकीन में बदल गया, यानी वह दोनों एक साथ घर से भाग चुके हैं। उस दिन समझ समझ जाना चाहिए था कि उनके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इस रुसवाई से यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफ़ा मोहब्बत का गला घोट देता, तो दो घर टूटने से बच जाते। मेरा घर तो ना चाहते हुए भी बस गया, मगर दिल तो टूट चुका था। मैं घर वापस आया, सोफ़े पर बैठकर सोचने लगा, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और मेरे साथ रिश्ता होने पर दोनों ने घर से भाग जाने सही समझा। अगर बानी पहले ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देते तो यह सब ना होता। यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची थी तो कसम से मैं उनके रास्ते से हट जाता, मगर सच्ची मोहब्बत अपनों को दुख नहीं देती। यह क्या किया तुम दोनों ने? मैं इसी बारे में सोच कर पछता रहा था, तभी मम्मी कमरे में से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, सर में दर्द है क्या? लाओ क्या लाओ, दवा देती हूँ। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैं दवाई ले लूँगा, ठीक हो जाएगा। आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। फिर मम्मी मेरे सिर पर हाथ रखकर चली गई। मैं पछताते हुए चक्की के में पीस रहा था, मगर अब क्या हो सकता है। यह इस ज़िंदगी को अब खामोशी से गुजारना था अपने लिए, अपने अपनों के लिए। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा। फिर मैं ऑफिस जाने लगा, लेकिन अब तक मैंने अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था। हालांकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह बहुत ही अच्छा और समझदार है। उसकी कम उम्र ज़रूर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। उसने बहुत ही समझदारी के साथ पूरा घर संभाल लिया था। उसके अच्छे व्यवहार से सभी घर वाले बहुत खुश थे। वह मेरे भी बहुत ख्याल रखती थी, मेरे साथ हंस कर बात करती थी। वह हंसती तो उसके गाल पर एक डिंपल पड़ता था, उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देता था। उसके मासूम से चेहरे पर यह डिंपल बहुत ही प्यारा लगता था। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता रह जाता था। धीरे धीरे मेरे दिल में वानी का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में रिया की मोहब्बत बढ़ने लगी थी। सच कहते हैं, तूफ़ान जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से गुजर जाता है, लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती रहती है और हमेशा बहती है। वानी के लिए मेरा प्यार एक तूफ़ान था जो एकदम से ख़त्म हो गया, लेकिन रिया के लिए मेरी मोहब्बत शांत बहती रही, बहती हुई नदी की तरह जो मेरे दिल में धीरे धीरे बहती जा रही थी। रिया बहुत ही शरारती थी। जब मैं ऑफिस से थका हार कर आता तो उसकी शरारतें मेरा मूड अच्छा कर देती थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने गुजर गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने रिया को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन उस रात जब मैं अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहा था, रिया मेरे बराबर बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन मैं उसकी नज़रों की तपस्वी महसूस कर रहा था। वह बार बार मुझे देखे जा रही थी। मुझे उसकी नज़र में उलझन हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। रिया बोली, सुनिए, क्या आप वो हैं? मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझा था, या फिर समझ कर भी मैं ना समझ बन गया। मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझा नहीं। उसने फिर कहा, मुझे लगता है कि आप वो हैं। इस बार मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात पर वह खिलखिलाती कर हंस पड़ी और कहने लगी, शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते और मैं समझती हूँ कि नामर्द हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम नामर्द भी होते हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। रिया को की नामर्द वाली बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने रिया
से कहा, मैं नामर्द नहीं हूँ। मेरी बात पर रिया की आंखें में फिर शरारत भर आई और फिर उसे रात मैंने रिया पर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं हूँ। रिया को भाव में बढ़ते हुए ही बानी का दूर दूर तक ख्याल मेरे दिमाग से में नहीं था। सिर्फ रिया ज़िंदगी थी, रिया ही मेरी मोहब्बत थी। मेरी रिया की शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी और मैं रिया के साथ बहुत खुश था। दिनों दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती रही और कभी कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती कि फिर भला वो क्या होता जो मैं बानी के लिए महसूस करता, क्योंकि अब जो मेरे दिल में बानी का कहीं कोई नाम ही नहीं था। कुछ दिन बाद पता चला कि समीर वापस लौट आया, लेकिन बानी नहीं आई थी। मुझे पता था कि बानी और समीर साथ गए थे। समीर के माँ बाप को भी पता था कि बानी और समीर साथ गए थे, लेकिन अब समीर आ गया था, बानी क्यों नहीं आई। बानी के माँ बाप को शायद पता नहीं था कि बानी किसके साथ गई है और वह लोगों को यही सब्र किया बैठे थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही है। लेकिन समीर को देखकर मुझे बानी के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी। पता नहीं वो कहाँ धक्के खा रही होगी, लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ खुद उसने ही अपने हाथों में लिखा। शायद माँ बाप का दिल दुखाने वाली लड़की का यही अंजाम होता है। वह कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकती। माँ बाप के फैसले कभी गलत नहीं होते। मैंने रिया पर प्यार भरी एक नज़र डाली, वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरी ज़िंदगी में तो अब किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते सब कुछ जानकर भी अनजान नहीं बन सकता था। मैंने बानी के माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी समीर के बारे में, और फिर अब समीर के माँ बाप ने पुलिस के ज़रिए समीर से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि वह बानी को साथ लेकर गया था। वह बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे। समीर ने बताया कि 2 महीने तक साथ रहने के बाद मैंने बानी को छोड़ दिया है। बानी डर की वजह से अपने माँ बाप के पास नहीं आना चाहती। वह छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही है। पुलिस के ज़रिए बानी के माँ बाप बानी को वापस ले आए और अब सब इंतज़ार में बैठे थे कि बानी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए। कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि शादी एक पवित्र बंधन होता है। इसमें लड़के और लड़की दोनों की रजामंदी ज़रूरी है। अगर अपना होने वाले जीवन साथी आपका पसंद नहीं तो अपनी पसंद के बारे में अपने माँ बाप को बताएं। हो सकता है कि माँ बाप आपको समझाएं और सही फैसला लें, आपकी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।